morning, students. Class 8th, Chapter 3rd, History, Colonial Administration. In this chapter, we study about the administrative structure of colonial India. हम भारत में जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है भारत का, उसके बारे में यानी कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड पॉइंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है अबाउट द वेरियस एक्ट्स एंड कैरेक्टर पास बाय द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जब वो भारत में थे तो किस तरह के एक्ट, किस तरह के चार्टर्स वगैरह उन्होंने पास किए। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, इसके अलावा हम इंडियन सिविल सर्विस, पुलिस, आर्मी और जुडिशरी के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है किस तरह से हाउ द ब्रिटिश एक्सक्लूडेड इंडियंस फ्रॉम हायर पोस्ट इन द सिविल सर्विस, कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को जो ऊंची ऊंची पोस्टें थी उनसे दूर रखा या उनसे एक्सक्लूड कर दिया या उनसे हटा दिया। मतलब कहने का मतलब ये है जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए थे तो उन्होंने ऊंची ऊंची पोस्टें अंग्रेज़ों को ही दी थी, हिंदुस्तानियों को नहीं दी थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी started as trader but gradually acquired new territories and established its firm control over the administration। हम सब जानते हैं कि जो अंग्रेज़ ये यूरोपियन से हिंदुस्तान कैसे आए थे, यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, पूरी टेरिटरीज़ पर अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था हमारा वो भी इन्होंने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। In this chapter, we will learn more about the administrative machinery of the colonial state in India। इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी जिसके ज़रिए से इन लोगों ने भारत को अपने कंट्रोल में लिया। किस तरह से इन्होंने एक देश को यानी कि इंडिया को किस तरह से कॉलोनीज़ में डिवाइड किया और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन या कंट्रोल किया। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा हमारा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा द अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश वाज कंप्लीट बाय 1856। 1856 में अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से भारत को अपने काबू में, अपने कब्ज़े में ले लिया था। देयर मेन इंटेंशन वाज ओनली प्रॉफिट मेकिंग। मैं आपको बता दूं अंग्रेज़ों का जो मकसद था, जो मेन इंटेंशन थी वो क्या थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। पीपल्स वेलफेयर इन इंडिया वाज नेवर देयर कंसर्न। हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के कामों को करना ये उनके ये उनका काम नहीं था। वो उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि वो कोई ऐसा काम करें जिससे भारत के लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड वेरियस एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू रेगुलेट द अथॉरिटी ऑफ वेरियस ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने वक्त फ़वक्तन यानी कि टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्ट्स बनाए। किस लिए बनाए, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी पावर दी जा सके। अब हम बात करते हैं द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 में एक एक्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक्ट क्यों बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया था। इस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये एक्ट बनाया किस लिए गया था, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सके। द मेन प्रोविजन ऑफ एक्ट वर दीज। इस एक्ट को बनाने के पीछे जो मेन वजह थी वो ये है मंदरजा जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1, द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रेज्ड टू बी पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल, कि जो बंगाल के गवर्नर होते थे वाज रेज्ड टू द, उनकी जो पोजीशन थी उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल की पोजीशन के साथ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रेज्ड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर की पोजीशन को बढ़ाकर उन्हें क्या पोजीशन दे दी गई, गवर्नर जनरल की पोजीशन।
नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल वाज टू बी असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। अब गवर्नर जनरल जो होते थे वो क्या होते थे, उनको असिस्ट किया जाता था एक काउंसिल के ज़रिए। और इस काउंसिल में कितने मेंबर होते थे, इस काउंसिल में 4 मेंबर शामिल होते थे। एंड हैड टू एक्सेप्ट द डिसीजन टेकन बाय द मेजोरिटी मेंबर ऑफ द काउंसिल। और जो डिसीजन होता था वो काउंसिल के मेंबर्स की मदद से लिया जाता था, लेकिन उसमें डिसीजन जब एक्सेप्ट किया जाता था जब काउंसिल की जो मेजोरिटी थी, यानी कि 4 मेंबर्स में से अगर 3 मेंबर भी उस डिसीजन की फेवर में होते थे तो उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया जाता था। इसलिए कहा गया है मेजोरिटी मेंबर ऑफ द काउंसिल, यानी कि किसी भी डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी था कि जो मेंबर्स हैं काउंसिल के, जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो उन मेंबर्स की जो मेजोरिटी है वो उस डिसीजन के फेवर में हो। अ सुप्रीम कोर्ट वाज सेटअप इन कलकत्ता। इसके अलावा इस एक्ट यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 के अकॉर्डिंग कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई। किस लिए? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। किसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी कलकत्ता में? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। द रेगुलेटिंग एक्ट हाउएवर फेल टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये एक्ट फेल हो गया क्योंकि ये एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट नहीं कर पाया एज द पावर ऑफ गवर्नर जनरल, और ना ही गवर्नर जनरल की पावर्स को रेगुलेट कर पाया। एंड द काउंसिल वर नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। और काउंसिल भी इस एक्ट को पूरी तरीके से डिफाइन करने में नाकामयाब रही। नेक्स्ट जो एक्ट था जो इन लोगों ने बनाया था वो था द पिटीज़ इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1784 का एक्ट जिसका नाम क्या था? पिटीज़ इंडिया। टू रेक्टिफाई सम शॉर्ट कमिंग इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 के अंदर कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक पिटीज़ एक्ट बनाया गया और ये एक्ट 1784 में पास हुआ था। द प्रोविजन ऑफ पिटी इंडिया एक्ट इंक्लूडेड दीज। आप पिटीज़ इंडिया एक्ट में जो जो बातें रखी गई, क्या वजह, क्या प्रोविज़न था इस एक्ट को बनाने का, तो उसमें क्या क्या बातें शामिल की गई वो हम नीचे पढ़ेंगे। नंबर 1, अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंप्राइजिंग ऑफ 6 कैबिनेट मेंबर। तो इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था जिसको 6 कैबिनेट मेंबर होते थे, और ये 6 कैबिनेट मेंबर वाज फॉर्म टू एनहांस कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इन 6 कैबिनेट मेंबर का मकसद होता था ईस्ट इंडिया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल करना। सेकंड, टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंप्राइज्ड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था उसमें एक फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, यानी कि भारत के लिए कौन कौन होते थे? फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड 4 प्राइवेट काउंसिलर और 4 स्टेट के काउंसलर होते थे इंडिया के। 4 प्राइवेट काउंसलर ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए कितने काउंसलर रखे गए थे? काउंसिलर ऑफ स्टेट कितने रखे गए थे? 4। ये पिटी एक्ट की प्रोविज़न के बारे में हम बता रहे हैं आपको। द बोर्ड हैड द पावर टू अपॉइंट द गवर्नर जनरल। और बोर्ड के मेंबर्स के पास गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने की अधिकार होता था। द गवर्नर जनरल हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द बोर्ड। और गवर्नर जनरल जो हैं वो बोर्ड से परमिशन लेते थे बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रीटी, यानी किसी भी ट्रीटी, किसी भी समझौते को करने के लिए गवर्नर जनरल को किससे परमिशन लेनी पड़ती थी? बोर्ड से। और डिक्लेयरिंग वार अगेंस्ट नेटिव किंग, या किसी भी किंग के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करनी है, डिक्लेरेशन ऑफ वार से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, तो गवर्नर जनरल उस मुद्दे को अपनी मर्जी से डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, बल्कि गवर्नर जनरल को इसके लिए बोर्ड मेंबर से या बोर्ड से बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ती थी। ऑल्दो द न्यू एक्ट डिड नॉट इंटरफियर विद द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ कंपनी। इसके अलावा जो भी ऑल्दो द न्यू एक्ट डिड नॉट इंटरफियर विद द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ कंपनी, ये जो एक्ट था, इस एक्ट ने कंपनी के जो भी बिजनेस एस्पेक्ट थे उनमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। इट डिड नॉट क्रिएट अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन द कंट्री। इसके अलावा ना ही इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी किसी भी तरह का कोई चेक या बैलेंस वगैरह नहीं था। विच कंटिन्यू, और ये एक्ट कब तक कंटिन्यू रहा? यानी कि इस एक्ट को फॉलो किया जाता रहा 1858 तक।
इस एक्ट के अकॉर्डिंग लिखा है ना, इट डिड क्रिएट अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन द कंट्री। बिजनेस में इंटरफियर करने से डिड नॉट इंटरफियर, का ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी बिजनेस अफेयर्स होते थे उसमें इंटरफियर नहीं करने का अधिकार था। बट क्या था काम इसका, जो भी बैलेंस है उन सब कंट्री का जो बैलेंस है या सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उस चीज़ को चेक करना। और इस एक्ट ने 1858 तक काम किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट। इन 1813 चार्टर एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1813 में चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया एंड थ्रू ओपन इंडियन ट्रेड। और क्या किया, इस एक्ट के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑल ब्रिटिश मर्चेंट, तमाम ब्रिटिश सौदागरों के लिए भारत से तिजारत जो करने का तरीका था, व्यापार करने का तरीका, वो क्या था, एकदम खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया। और जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, उसको ख़त्म कर दिया गया। द एक्ट क्लियरली अपहेल्ड द ब्रिटिश क्वीन। और इस एक्ट ने साफ तौर पर क्या किया, जो ब्रिटिश महारानी थी, ब्रिटिश क्वीन सॉवरेनिटी ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। द एक्ट क्लियरली अपहेल्ड, इस एक्ट ने क्लियरली बता दिया कि ब्रिटिश क्वीन की जो सॉवरेनिटी है कंपनीज टेरिटरीज़ पर, कंपनीज टेरिटरीज़ में आपको बता दूं कि वो एरियाज़, वो रीजन जो कंपनी के कंट्रोल में थे भारत में, तो वहाँ पर आप क्या रहेगी, ब्रिटिश क्वीन को सॉवरेनिटी हासिल हो जाएगी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि इंसान अपने मैटर्स में इंडिपेंडेंट है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंडेड द कंपनीज मोनोपोली इन टी ट्रेड विद इंडिया एंड जनरल ट्रेड विद चाइना। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसने कंपनी की जो मोनोपोली थी टी ट्रेड में, यानी कि चाय के ट्रेड में, भारत और जनरल ट्रेड का मतलब है तमाम सामानों की जो बिज़नेस करते थे वो चाइना के साथ, तो उस चीज़ में जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्ड यूज़ हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यूज़ हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली यहाँ पर बिल्कुल बुरी तरीके से ख़त्म कर दी गई। यानी कि ईस्ट इंडिया, अब किसी भी काम में ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी तरह की कोई मोनोपोली नहीं होगी। द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड द कलकत्ता केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। और जो वो ये प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी, बम्बई, मद्रास, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, ये वो तमाम प्रेसिडेंसीज थी जो गवर्नर जनरल के डायरेक्टली कंट्रोल में चली गई। यानी कि इन प्रेसिडेंसीज पर गवर्नर जनरल का डायरेक्टली कंट्रोल रहता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा द पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।